ਇਹ कैथ लैब बाकी कैथ लैब नालों किवें डिफरेंट है? तो इसमें दो ट्यूब्स हैं, एक ये ट्यूब है, एक वो ट्यूब है। नॉर्मल कैथ लैब में सिर्फ एक ट्यूब होती है, इसीलिए उनको मोनोप्लेन और इसको बाईप्लेन बोलते हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ नहीं कर सकेंगे। सो इस मशीन की वजह से ट्रीटमेंट कॉस्टली हो गया, ऐसा नहीं है। हम ना कुछ केस ऐसे भी देखते हैं कि जिम करके आए हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं पार्क में हैं, तो तब भी अचानक से स्ट्रोक आता है और सडन डेथ होती है। सो इसके कारण मल्टीपल हो सकते हैं। एक तो बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है कि अंडरलाइन कुछ था, कभी टेस्ट हुए ही नहीं, कभी सस्पेक्ट ही नहीं किया और सडनली हार्ट अटैक हो गया इसमें। दूसरा बहुत ये भी देखने में आया है कि पेशेंट्स एक अनरेगुलेटेड सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं, खासकर जो हार्डकोर जिमिंग करते हैं। और एक टाइम के बाद स्ट्रोक का ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते। तो वो टाइम विंडो किसी ज़माने में 4-4.5 घंटे थी। आज की डेट में इस तरह की मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम 24 घंटे तक स्ट्रोक को ट्रीट कर सकते हैं, दिमाग के अंदर जाके क्लॉट निकाल सकते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 50-60 ਪਲੱਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ कि अब हमारा खाने पीने का स्टाइल बदल गया है। पहले घर का खाते थे, अब बाहर का प्रेफरेंशली खाते हैं। पहले चल के ऑफिस जाते थे, अब कार से जाते हैं। पहले काम करने के लिए आपको 10 जगह जाना पड़ता था, अब सब कुछ कंप्यूटर पे बैठ के होता है, लैपटॉप पे बैठ के होता है। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाने पीने में चेंजेस, फास्ट फूड का कॉमन होना, फिर स्मोकिंग का बढ़ना, अल्कोहल का बढ़ना, अब ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एक तरह का फैशन हो गया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्रीकाल जी। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਥ लैब ਬਾਕੀ ਕੈਥ लैब ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ये जो कैथ लैब है, ये एक एडवांस्ड न्यूरो कैथ लैब है। सो नॉर्मल कैथ लैब जो है वो हार्ट के लिए या कार्डियक के लिए डिज़ाइन होती है, उसके सिस्टम उस तरह से बनाए जाते हैं। ये एक डेडिकेटेड न्यूरो कैथ लैब है। जो मेजर फ़र्क है, मेजर डिफरेंस है उस कैथ लैब से कि अगर आप पीछे देखेंगे तो इसमें दो ट्यूब्स हैं, एक ये ट्यूब है, एक वो ट्यूब है। नॉर्मल कैथ लैब में सिर्फ एक ट्यूब होती है, इसीलिए उनको मोनोप्लेन और इसको बाईप्लेन बोलते हैं। दूसरा मेजर सिस्टम डिफरेंस है कि इसमें जो इमेज क्वालिटी है, हम जो भी इलाज करते हैं वो इमेजेस को देख के करते हैं। इस तरह की इमेजेस दिखती हैं हमें, पेशेंट यहाँ आता है और हम इमेजेस को देख के ट्रीट करते हैं। सो इस मशीन में क्योंकि ये एक एडवांस्ड मशीन है तो बहुत हाई रेजोल्यूशन है। हम देखते हैं ना कि हमारे टीवीज़ हैं, फ़ोन्स हैं, उनकी रेजोल्यूशन बढ़ती जा रही है। उसी तरह हमारे जो मेडिकल साइंसेस के इक्विपमेंट है उनकी भी रेजोल्यूशन बेटर हो गई है। तो उस हायर रेजोल्यूशन और दो प्लेन्स, ये एक मेजर डिफरेंस है एक नॉर्मल कैथ लैब से। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ? हाँ जी, जब भी कोई नया सिस्टम लगता है, इंक्लूडिंग जब ये सिस्टम लगा, तो जब भी हम इंस्टॉल करते हैं, सो कंपनी के एप्लीकेशन इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं मशीन के बारे में जानकारी, नो हाउ ट्रांसफ़र करने के लिए। सो वो सारा एक प्रोसेस है जो इसमें भी फॉलो हुआ है। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 50-60 ਪਲੱਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ? सो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पहले जो बीमारी 50-60 साल में होती थी अब वो 30-40 साल में होने लगी है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ है, चाहे वो स्ट्रोक है। कारण तो आई थिंक सभी को मालूम है कि अब हमारा खाने पीने का स्टाइल बदल गया है। पहले घर का खाते थे, अब बाहर का प्रेफरेंशली खाते हैं। पहले चल के ऑफिस जाते थे, अब कार से जाते हैं। पहले काम करने के लिए आपको 10 जगह जाना पड़ता था, अब सब कुछ कंप्यूटर पे बैठ के होता है, लैपटॉप पे बैठ के होता है। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाने पीने में चेंजेस, फास्ट फूड का कॉमन होना, फिर स्मोकिंग का बढ़ना, अल्कोहल का बढ़ना,
अब ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एक तरह का फैशन हो गया है। पहले ये लुक डाउन अपॉन होता था, इसको टैबू मानते थे, पर आजकल ये ग्लोरीफाई हो गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अब स्ट्रोक का इंसिडेंस वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग हमारे रीजन में बढ़ गया है। ट्रू। जी। अच्छा, हम ना कुछ केस ऐसे भी देखते हैं कि जिम करके आए हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं पार्क में हैं, तो तब भी अचानक से स्ट्रोक आता है और सडन डेथ होती है, तो उसका क्या कारण है? इस तरह के जो यंग पेशेंट्स में हमने देखा है हाल ही में कि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं कि एक फिज़िकली अपेरेंटली फिट, देखने में फिट इंसान एक्सरसाइज करके आया और सडन डेथ हो गई। इसके कारण मल्टीपल हो सकते हैं। एक तो बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है कि अंडरलाइंग कुछ था, कभी टेस्ट हुए ही नहीं, कभी सस्पेक्ट ही नहीं किया और सडनली हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया। दूसरा, बहुत ये भी देखने में आया है कि पेशेंट्स एक अनरेगुलेटेड सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं, खासकर जो हार्डकोर जिमिंग करते हैं। तो उसमें क्या केमिकल है, कितना प्रोटीन है, कितना स्टेरॉयड है, वो हमें नहीं पता। वो भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण बन सकता है। ਕਿੰਨੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੋ? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रोक में जितना डिले होगा उतना पेशेंट का ब्रेन डैमेज होता जाएगा, जिसको ठीक नहीं कर सकते, और एक टाइम के बाद स्ट्रोक का ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते। तो वो टाइम विंडो किसी ज़माने में 4-4.5 घंटे थी। आज की डेट में इस तरह की मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम 24 घंटे तक स्ट्रोक को ट्रीट कर सकते हैं, दिमाग के अंदर जाके क्लॉट निकाल सकते हैं। पर साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि अगर स्ट्रोक हुआ तो हम घर में वेट करें कि चलो सुबह चले जाएंगे या 2 घंटे बाद चले जाएंगे। जितना जल्दी पेशेंट आएगा उतना उसका रिज़ल्ट बेटर होगा। लेकिन जो विंडो है आउटर टाइम कि जिसके बाद हम स्ट्रोक का इलाज आज की डेट में नहीं कर सकते, वो 24 घंटे। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਇਆ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਰਵੇ? जब भी हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल से शिफ्ट होते हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, स्ट्रोक के इलाज के लिए एक टीका अवेलेबल है जो कि शुरू के 4.5 घंटे में लगाया जा सकता है। तो जहाँ पे भी मरीज़ है अगर वो टीका लग सकता है तो वो लगवाना चाहिए, और उसके बाद इस तरह के सेंटर में, हमारे सेंटर में आना चाहिए। उसके अलावा एक और प्रिकॉशन है कि मुंह के रास्ते कोई दवाई नहीं देनी। बहुत सारे पेशेंट या कोई खून पतला करने की गोली ले लेते हैं या कुछ लोग अफीम ले लेते हैं, वो सारी चीज़ें लेने से पेशेंट को नुकसान हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि घर में क्या गोली लें या क्या दवाई लें कि रास्ता ठीक रहे, तो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक में ऐसी कोई भी गोली नहीं है जो पेशेंट घर में खुद से ले सके। तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी एक हायर सेंटर में ही जाए, रादर देन वेस्टिंग टाइम कि चलो किसी को पहले दिखा लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं। कुछ इस तरह का करने से फ़ायदा नहीं, नुकसान होने का चांस है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ नहीं? इस मशीन की वजह से ट्रीटमेंट कॉस्टली हो गया ऐसा नहीं है। तो ये मशीन तो पेशेंट्स को सेफ़र करने के लिए है। हमारे पास पहले भी इससे एक लोअर वर्जन की मशीन थी जिसमें एक ही प्लेन था, तो स्ट्रोक का इलाज तो हम काफ़ी सालों से कर ही रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रोक का इलाज है जिसमें हम दिमाग के अंदर से क्लॉट निकालते हैं, वो एक हाई एंड इलाज है, डिफ़िकल्ट इलाज है और महंगा है। तो एक हमारे यहाँ पे एक आम इंसान को उसका जो इलाज की कॉस्ट है 5 से 7 लाख के बीच में आ सकती है। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि ये जो 5 से 7 लाख कॉस्ट है, अगर उसको वो इलाज नहीं मिल पाता और पैरालिसिस हो जाता है, सारी ज़िंदगी वो ना काम कर पाएगा, बेड पे रहेगा, फिज़ियोथेरेपी होगी, नर्सिंग केयर होगी, तो वो सारी कॉस्ट को अगर हम देखें तो ये कॉस्ट कहीं पे भी नहीं आती। पर हाँ, जो ये एडवांस ट्रीटमेंट है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, जो हम इस सिस्टम पे करते हैं, वो इन जनरल ही महंगी है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ जी। सो एज अ डॉक्टर मैं ये चाहूँगा कि मरीज़ मेरे तक आए ही ना।
तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हो सकता है मिले ना मिले, पेशेंट ठीक हो नहीं हो, लेकिन अगर बीमारी ही ना हो, डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े, तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। सो उसके लिए जो 2 मेजर बीमारियां हैं, हार्ट की और ब्रेन की, स्ट्रोक और हार्ट अटैक, उन दोनों से बचने के जो स्टेप्स हैं बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। क्या वो स्टेप्स हैं? एक, जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं, घी तेल अवॉइड करें। दूसरा, फास्ट फूड खाएं ज़रूर, लेकिन रेगुलेट करें, महीने में 2 बार 3 बार मैक्सिमम उतना करें। तीसरा, हफ्ते में से 7 में से 5 दिन कम से कम 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करें, पार्क में चले जाएं, ब्रिस्क वॉकिंग करें या एक्सरसाइज करें। चौथा, स्ट्रेस को मैनेज करें। एंड लास्टली, अगर कोई बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, तो उसको इग्नोर ना करें, उसको जल्दी से जल्द कंट्रोल में लेके आएँ, विद और विदाउट मेडिसिन। थैंक यू। थैंक यू सो मच।